हेलो एवरीवन। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज हम देख रहे थे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे थे। आज हम चैप्टर 2 यानी कि फोर्स, वर्क और एनर्जी, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। न्यूमेरिकल्स हम लेक्चर्स में कर चुके थे साथ साथ में टॉपिक्स के। उसके बाद अलग से भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अगर ऑप्शन में जैसे आंसर्स दिए हुए होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आते हैं तो वो किस टाइप के आ सकते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, ए मैन इज कैरिंग अ हैवी लगेज फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू द other of a railway station, but still according to the logics of science his work done is said to be zero. Can you put out the correct or reason? यानी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि एक आदमी है, वो एक भारी लगेज को यानी कि भारी सामान को रेलवे स्टेशन की एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर जाता है, लेकिन जो साइंस के लॉजिक्स हैं वो ये कहते हैं कि उसके द्वारा किया गया कार्य है वो जीरो है। यानी सिचुएशन तो ये है कि एक व्यक्ति है, वो सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, लेकिन फिर भी साइंस कहती है कि उसका जो वर्क डन है, यानी कि उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो जीरो है। तो आप ये बता सकते हैं कि इसका करेक्ट रीजन क्या है, यानी कि सही कारण क्या है। तो देखिए, जब हमने वर्क डन पढ़ा था उस टाइम हमने देखा था वर्क डन अगर जीरो है, यानी कि किसी भी वस्तु पर अगर किया गया कार्य जीरो है, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो उस वस्तु का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, यानी कि उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, या फिर दूसरा हमने देखा था कि अगर बल जो है वो विस्थापन के लंबवत कार्यरत करता है, यानी कि जो विस्थापन हो रहा है यानी स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लंबवत यानी 90 डिग्री पर अगर कोई बल लग रहा है तो भी किया गया कार्य जीरो हो सकता है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि सामान तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहा है, यानी कि विस्थापन तो उस सामान में हो रहा है, लेकिन कार्य जीरो क्यों है। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि उस विस्थापन जो बल लग रहा है उस वस्तु को, उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, वो उस विस्थापन के लंबवत हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी, यानी कि जब कोई भी वस्तु है वो मुक्त रूप से पृथ्वी की तरफ गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं कि ये ऊर्जा कम होती है, ज्यादा होती है, पहले बढ़ती है फिर कम होती है, या फिर नियत रहती है। तो जब हमने लेक्चर में गुरुत्वाकर्षण के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु देखी थी, तो हमने देखा था कि ऐसी वस्तुओं में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और इन दोनों ऊर्जाओं का कुल योग जो है वो यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। उसके बाद हमने देखा था कि ये अगर वस्तु पर जो बल लग रहे हैं वो संरक्षी बल होते हैं, तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है, ये कांस्टेंट रहती है, यानी कि नियत रहती है। तो क्वेश्चन में भी हमें दिया गया है कि वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, यानी कि उसके ऊपर कोई बल नहीं लगाया गया है, कोई बल ही नहीं लगाया गया है, तो उस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। और हम ये जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक संरक्षी बल होता है, इसलिए इस केस में इस वस्तु की सारी जो ऊर्जा होगी, यानी कि कुल ऊर्जा जो है वो नियत रहेगी, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिमेन्स कांस्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, a car is accelerated on a level road and attains a velocity 4 times of its initial velocity. In this process, the kinetic energy of the car, और फिर हमें आगे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है becomes twice of that of final of the initial. B है becomes 4 times to that of the initial. ऑप्शन सी है remains the same. ऑप्शन डी है becomes 16 times to that of the initial. यानी कि क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक कार है वो लेवल रोड पर चल रही है और अपने वेग का 4 गुना, अपने प्रारंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रोसेस में उस कार की गतिज ऊर्जा का क्या होगा? यानी कि दिया गया है एक समतल सड़क है जिस पर एक कार चल रही है, उसका वेग है, मैंने मान लिया कि वो v है। कुछ समय के बाद में ये कार जो है ये 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है अपने प्रारंभिक वेग का। यानी कि अगर मैंने माना कि इसका पहले वेग v था तो अब थोड़े समय बाद इसका वेग क्या हो जाएगा? 4 इंटू वी के बराबर। आगे कहता है कि इस प्रोसेस में कार की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ऑप्शंस दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन है कि प्रारंभिक का 2 गुना हो जाएगी, दूसरे में दिया है प्रारंभिक का 4 गुना हो जाएगी, तीसरे में दिया है कि पहले जो थी वही रहेगी और चौथे में दिया है प्रारंभिक का 16 गुना हो जाएगी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है K होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो वेग के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि वेग हो जाता है हमारा 4 गुना, यानी कि v की जगह अब नया जो वेग होगा वो होगा 4 इंटू वी। तो हमारी गतिज ऊर्जा क्योंकि वेग के स्क्वायर पर डिपेंड करती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 इंटू वी और इसका होल स्क्वायर यानी कि 16 वी स्क्वायर। कहने का मतलब अगर पहले वेग v था तो उसकी गतिज ऊर्जा थी हाफ एम वी स्क्वायर। अब वेग 4v है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी हाफ इंटू m इंटू 16 वी स्क्वायर, यानी कि पहले वाली जो हाफ एम वी स्क्वायर थी उसकी 16 गुना। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी becomes 16 times to that of the initial, यानी कि पहले वाली की 16 गुना इसकी गतिज ऊर्जा हमें मिलती है। क्वेश्चन 4 हमें दिया गया है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी possessed by a flying bird is, यानी कि एक उड़ता हुआ जो पक्षी है उसकी ऊर्जा का प्रकार क्या होगा? हम जानते हैं ऊर्जा बहुत प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा और बहुत सारी चीज। तो क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि एक उड़ते हुए पक्षी की ऊर्जा है वो कौन से प्रकार की ऊर्जा होगी? तो देखिए उड़ता हुआ पक्षी है वो पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर स्थित होता है और हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है जिसका मान होता है m इंटू जी इंटू एच के बराबर। इसी टाइप से वो पक्षी उड़ रहा है, इसका मतलब वो गति कर रहा है और गति के कारण उसमें कुछ ऊर्जा होती है जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। यानी कि जो दिया गया क्वेश्चन में हमारी कंडीशन है उसके अनुसार उस पक्षी के अंदर गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन 5 हमें दिया हुआ है, A man of mass 50 kg jumps to a height of 1 meter. His potential energy at the highest point is G equals to 10 meter per second square. यानी कि एक व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान 50 किलो है और वो 1 मीटर की हाइट तक जंप करता है। उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान हाईएस्ट पॉइंट पर कितना होगा?
जी का मान हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, जब कोई वस्तु h ऊंचाई पर होती है तो हम कहते हैं कि उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो होती है m इंटू जी इंटू एच के बराबर। यहाँ क्वेश्चन में हमें m का मान दिया गया है 50 किलोग्राम, g का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h का मान दिया गया है जब वो अपनी हाईएस्ट ऊंचाई पर होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, यानी कि जब वो 1 मीटर की ऊंचाई पर होगा, उस कंडीशन में हमें उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है। अब क्योंकि हमें पता है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, m इंटू जी इंटू एच। m का मान दिया हुआ है 50 किलोग्राम, g का मान दिया गया है 10 और h का मान दिया गया है 1, यानी कि स्थितिज ऊर्जा आपकी क्या हो गई, 50 इंटू 10 इंटू 1 यानी कि 500। नेक्स्ट हमें पता है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, यानी कि ये जो ऊर्जा है वो हमें कितनी मिलेगी, 500 जूल के बराबर। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h, आफ्टर इट हैज फॉलन टू ए हाइट ऑफ h/2 इट विल पोजेस। यानी कि एक वस्तु है वो h ऊंचाई से गिर रही है, जब ये h/2 ऊंचाई पर आ जाती है तो उस केस में क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। जब ये चैप्टर हमने पढ़ा था उस टाइम हमने देखा था कि एक वस्तु जो h ऊंचाई से गिरती है, जब वो h ऊंचाई पर होती है तब उसका जो वेग है वो 0 है, यानी वो गति नहीं कर रही है प्रारंभ में। उस केस में उसकी जो भी ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। उसके बाद जैसे जैसे वो वस्तु नीचे आती जाती है उसकी ऊंचाई जो है वो कम होती जाती है। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, m इंटू जी इंटू एच के बराबर, यानी कि h का मान टाइम के साथ कम होता जाता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा का मान भी टाइम के साथ कम होता जाएगा। और जो v है, वेग v है, उसका मान समय के साथ बढ़ता जाता है, इसलिए गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। अब हमें कंडीशन दी हुई है, स्पेसिफिक केस है कि जब वो h/2 ऊंचाई पर होता है उसके बाद की स्थिति हमें बतानी है। यानी कि अगर हमारी वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है तो जब वो h/2 यानी कि 10/2 5 यानी 5 मीटर की ऊंचाई पर आ जाती है, उसके बाद उसकी स्थिति में कैसे परिवर्तन होगा ऊर्जा में। तो जब वो 5 मीटर की ऊंचाई तक आती है, यानी कि h/2 की हाइट तक आती है, उस कंडीशन में उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर होती हैं और उसके बाद जो है वो स्थितिज ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा से कम होता है। क्यों? क्योंकि h का मान निरंतर कम होता जा रहा है और v का मान निरंतर बढ़ता जाता है, यानी कि गतिज ऊर्जा का मान ज्यादा होता है और स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता जाता है h/2 ऊंचाई के बाद में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, मोर काइनेटिक एंड लेस पोटेंशियल एनर्जी। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम पहले ही देख चुके थे जब हमने अपने टॉपिक्स पढ़े थे। उसके बाद अलग से भी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाए गए हैं। इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उन लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू कर लिया कीजिए, ताकि आपको जो भी फॉर्मूलाज हैं या जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार रिवाइज हो जाएं और इन्हें सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। न्यूमेरिकल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थ्योरी के टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। तो एग्जाम के पैटर्न में या एग्जाम के पेपर में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आए उन्हें सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा आसान होगा। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।